So hello students, so we are going to continue our next chapter. तो आपका नया चैप्टर आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसके बेसिक टर्म्स देख लेते हैं। बेसिक टर्म्स या हम कहें कि चैप्टर स्टार्ट कहाँ से हुआ। सबसे पहले बात करें तो पूरा जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो मैकेनिक्स का पार्ट है। क्लियर है? हमने पिछले चैप्टर बेसिक टर्म्स पढ़े थे मोशन के, कि मोशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, सब नॉर्मल टर्म्स हमने पढ़ा था। और मोशन की इक्वेशन का ग्राफिकल और एनालिटिकल हमने डेरिवेशन देखा था। अब यहाँ पे हमें देखना सबसे पहले पार्ट है मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स क्या होता है? फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में। ठीक है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। क्लियर है? अब इसको हमने कैटेगराइज किया तीन ब्रांच में। एक आपका हुआ स्टैटिक्स, एक आपका हुआ काइनेमेटिक्स या फिर इसको हम काइनेटिक्स करते हैं, और लास्ट आपका है डायनामिक्स। स्टैटिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं बॉडी जब रेस्ट पे होता है, बॉडी एट रेस्ट। जब भी बॉडी कोई रेस्ट पे होगा तो उस चीज़ की स्टडी जब हम करेंगे तो कंप्लीट कंसिडरेशन किसके अंदर आएगा? स्टैटिक्स के अंदर। इसके अंदर हम फोर्स की स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ फोर्सेस विदाउट दियर कॉज। मतलब जो भी फोर्स लग रहा है सिर्फ फोर्स की स्टडी करेंगे, उनके कॉज की स्टडी नहीं करेंगे, किसके कारण फोर्स लग रहा है। इसमें हम फोर्स और उसके कॉज दोनों की स्टडी करते हैं, फोर्स एंड इट्स कॉज। क्लियर है? तो मेनली आपका क्या है, मैकेनिक्स का पूरा टॉपिक जो पढ़ने वाला मैकेनिक्स का पार्ट है। मैकेनिक्स में हमें मेनली जो स्टडी करना है स्टैटिक्स और आपका काइनेमेटिक्स। दैट मीन्स हमें टोटली एक्सटर्नल फोर्सेस की स्टडी करनी है। एक्सटर्नल फोर्सेस स्टैटिक्स क्या होगा? जब बॉडी रेस्ट पे होगा तो उस टाइम हम जो भी कंसिडरेशन या जो भी स्टडी करेंगे स्टैटिक्स के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट आपका काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स में हम फोर्स की स्टडी करेंगे विदाउट उनके कॉज से, किसके कारण लग रहा है। और लास्ट आपका है डायनामिक्स, जिसमें हम फोर्स और उनके कॉज दोनों की स्टडी करते हैं। क्लियर है? इसके बाद हम बात करें कुछ छोटे और टर्म से, जैसे फर्स्ट है आपका बॉडी क्या होता है, क्योंकि हम हमेशा वर्ड यूज करते हैं बॉडी क्या चाहिए। तो बॉडी को हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। छोटे छोटे पार्टिकल्स से जब कोई चीज़ कलेक्शन होकर जो चीज़ बनती है उसे हम क्या कहेंगे? बॉडी। नेक्स्ट है आपका रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है? अब ऐसी सभी बॉडीज को हम रिजिड बॉडी कहेंगे जिनके शेप और साइज में कोई भी चेंजेस ना हो। दैट मीन्स अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं इस बॉडी के ऊपर, तो उस केस में क्या होगा, अगर यहाँ से फोर्स अप्लाई किया, यहाँ से भी फोर्स अप्लाई कर दिया, इधर से भी, तो इसका शेप और साइज एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद चेंज ना हो, तो ऐसे सभी बॉडीज को हम क्या कहेंगे? रिजिड बॉडी। क्लियर है? ये आपका वो बेसिक चीज़ है जो इस चैप्टर में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं हम चैप्टर के नाम पे। चैप्टर हमारा क्या है? फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स की एक छोटी सी डेफिनेशन है, अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी। किसी भी बॉडी पे पुश या पुल को हम क्या कहते हैं? फोर्स का नाम देते हैं। पुश क्या होता है? नॉर्मली हमने अपने डोर पे देखा ही होगा, डोर पे बाहर लगा होता है पुश और अंदर लिखा होगा, अंदर की तरफ होगा पुश और बाहर की तरफ होता है पुल। क्लियर है? तो पुश और पुल का कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? फोर्स कहेंगे। क्लियर है? अब फोर्स को इसके बाद कैटेगराइज किया गया दो पार्ट में। एक आपका फोर्स बना बैलेंस फोर्स, नेक्स्ट आपका बना अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स में क्या है डिफरेंस? बैलेंस फोर्स हम उस फोर्स को कहेंगे, जैसे अगर ये बॉडी में कंसिडरेशन में ले तो इस पर क्या होगा? नाम इसका क्लियर है, नाम से पता चला बैलेंस। अब बैलेंस का मतलब क्या हुआ? अगर किसी बॉडी पे लगने वाले सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट, दैट मीन्स जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं इधर इधर या कहीं से भी लग रहा है, क्लियर है? तो इस केस में क्या हो, इस बॉडी पे जितने भी नेट फोर्स आएंगे उन सबका रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस क्या आना चाहिए? जीरो। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट के शेप और साइज पे कोई भी डिफरेंस ना आए। तो ऐसे सभी फोर्सेस को हम क्या कहेंगे? बैलेंस फोर्सेस। क्लियर? और नेक्स्ट आपका है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या होगा? सिमिलरली कोई बॉडी अगर इस टाइप से है, अगर इस पर फोर्स क्या हो जाए, अब एक साइड मैंने लगाया फोर्स और इधर से सब फोर्सेस क्या हो जाए? अनबैलेंस, दैट इज
फ्रिक्शन, इधर लगेगा हमारा ग्राउंड से टच करता हुआ फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स के केस में क्या होगा, अब ये फोर्स क्या होगा, अगर एफ की वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होगी तो उस केस में क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट आगे निकल जाएगा। आगे निकलने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे फोर्सेस क्या थी, बैलेंस नहीं थी। यहाँ आपका वेट वर्क करेगा, दैट इज डब्ल्यू। डब्ल्यू की वैल्यू होती है एम जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यहाँ पे आपका वर्क करेगा रिएक्शन फोर्स, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन और वेट तो बैलेंस हो जा रहा है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स क्या हो रहा है, डिसबैलेंस हो रहा है। दैट मीन्स फोर्स की वैल्यू या तो इससे बड़ी हो सकती है या इससे छोटी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा। तो इस केस में जो फोर्स बना वो क्या बना आपका, अनबैलेंस्ड फोर्स। क्लियर है? हमने पढ़ा था मोशन के लॉस, मोशन की 3 इक्वेशन पढ़ी थी हमने, एक बार रिकॉल कर देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड था आपका s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन आपका था v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इन्हीं ये आप कहते हैं मोशन के इक्वेशन जो ऑब्जेक्ट के मोशन को रिलेट कर रहे थे। अब यहाँ पे मैं देखना मोशन के लॉस क्या है। तो सबसे पहले न्यूटन ने 3 लॉज दिए मोशन के, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और आपका थर्ड लॉ। क्लियर है? हमें सबसे पहले देखना है फर्स्ट लॉ क्या होता है। फर्स्ट लॉ में न्यूटन ने क्या कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या कोई ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है, तो ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में रहेगा या तब तक मोशन में रहेगा अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। क्लियर है? दैट मीन्स एन ऑब्जेक्ट continues its motion और रेस्ट जब तक उस पर क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। क्लियर है? दैट मीन्स वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा जब तक उस पर कोई भी हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। तो ये आपका था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ को एक और नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? अब इनर्शिया क्या होता है यहाँ पे, इनर्शिया क्या है, इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिससे कारण वो किसी भी चेंजेस को रेजिस्ट करती है। दैट इज सबसे पहले बात क्या है, ये प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी है। बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिससे कारण वो शेप एंड साइज को रेजिस्ट करती है। क्लियर है? दैट इज इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, किसी कारपेट पे होता है, कारपेट पे डस्ट लगा होता है, तो कारपेट को जब हम स्टिक से डस्ट को बीट करते हैं तो उस केस में क्या होता है, कारपेट तो इधर उधर मूव करेगा दूसरे डायरेक्शन में, लेकिन डस्ट पार्टिकल क्या होता है, बिल्कुल उसके नीचे आके गिरते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, वो इनर्शिया के कारण क्या होता है, वो मूव करना नहीं चाहते। जब वो मूव नहीं करना चाहेंगे तो क्या चाहेंगे, वो जिस पोजिशन पे थे या जिस शेप और साइज में थे उसी चीज़ को क्या करना चाहेंगे, वो कंटिन्यू करना चाहेंगे। अब कंटिन्यू करना चाहेंगे तो अपने पोजीशन को मेंटेन करने के लिए वो फॉल कर जाते हैं उस डस्ट से, जिससे वो बॉडी से क्या हो जाते हैं, डीअटैच हो जाते हैं। तो ये आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ, दैट इज कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। और इनर्शिया क्या होता है, बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जो शेप और साइज में चेंजेस को रेजिस्ट करती है। क्लियर है? ओके, थैंक यू।